हाउ इज इट गोइंग गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस विलारियल, जो कि आज हुआ है यूरोपा लीग के फाइनल में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब यार, अगर मैच स्टार्ट होने से पहले मैच के फेवरेट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली अगर हम दोनों टीम्स को कंपेयर करें, चाहे उनके बजट की बात करें, चाहे दोनों क्लब्स की वैल्यू की बात करें, चाहे इंडिविजुअल प्लेयर क्वालिटीज की बात करें, तो ऑब्वियसली जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है मैच से पहले वो फेवरेट्स थे और विलारियल अंडरडॉग से, तो इस पर तो कोई भी शक नहीं था। लेकिन जैसे मैंने आपको अपने प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि एक्चुअली में अगर हम प्लेयर क्वालिटी की बात करें तो उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड का अपर एंड है। लेकिन अगर मैनेजर के एक्सपीरियंस की बात करें या फिर इन शॉर्ट बात करें कि ऐसे जो फाइनल्स होते हैं यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स के, या फिर ऐसे जो मैचेस होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं वो मैनेजर के पास एक हुक्म का इक्का होना चाहिए या फिर वो एक ट्रम्प कार्ड होना चाहिए, उस मामले में मेरे ख्याल से उनाई एमरी के पास एक अपर हैंड था ओले गुनार सोल्शायर में। क्योंकि अगर हम बात करें ओले की तो उनके अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड 4 सेमीफाइनल हार चुकी है और ये उनके अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला फाइनल है। लेकिन अगर बात करें उनाई एमरी की, तो जैसा मैं उनको हमेशा एक निकनेम देता हूं कि वो यूरोपा लीग के ज़िनेदिन ज़िदान है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि ऐसे जब आपके पास आपके अगेंस्ट एक काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर टीम होती है तो उनके अगेंस्ट भी ऐसा का चांस होता है अगर आपकी टीम का जीतने का, तो उसके लिए उनके पास वो हुक्म का इक्का है। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन यही था कि क्या वो हुक्म का इक्का इतना बड़ा है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे पत्ते को काट देगा, ये देखने वाली बात थी। बात करते हैं इस मैच की दोनों टीम्स की फॉर्मेशन की। तो अगर बात करें विलारियल की तो ऑब्वियसली दोनों टीम्स में ये फाइनल है तो दोनों टीम्स अपनी अपनी बेस्ट फॉर्मेशन को पिक करेंगी। तो विलारियल की फॉर्मेशन की बात करें तो वो थी 4-4-2, जहाँ पे गोलकीपर थे रूली। अब यार रूली वैसे ला लीगा में एक, अगर विलारियल की जनरल बात करें तो रूली एक सेकंड चॉइस गोलकीपर है। लेकिन रूली ने जो यूरोपा लीग के सारे गेम्स विलारियल में स्टार्ट करे हैं, तो इसीलिए जो उनाई एमरी है उन्होंने अपनी लॉयल्टी को प्रूव करते हुए और बिकॉज ही डिजर्व्स इट, क्योंकि यूरोपा लीग के सारे गेम्स रूली ने खेले हैं, इसलिए उनको ही फाइनल में जगह दी गई है। बाकी बात करें अगर बैकलाइन की तो जॉन फोएथ, जो कि फॉर्मर टॉटनम मैन है, राउ एल्बियोल, पाओ टोरेस और अल्फोंसो पेड्राजा थे। बाकी बात करें अगर मिडफील्ड की तो ये थे आई थिंक पिनो, कापू, डेनियल परेहो और ट्रेगोरस। बात करें स्ट्राइकर की तो वो थे जेरार्ड मोरेनो और बाका। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग 11 काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन एक प्लेयर जो पॉपुलर प्लेयर था जो मिसिंग था वो था चुक्वेजे। हमने देखा था कि आर्सेनल के साथ जो उनका मैच हुआ था उसमें उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी और उसी के चलते वो इस मैच से बाहर थे। बाकी अपार्ट फ्रॉम चुक्वेजे जो विलारियल की टीम थी वो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 थी। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो ओले गुनार सोल्शायर ने जो फॉर्मेशन पिक करी है वो उनकी ऑब्वियसली गो टू फॉर्मेशन होती है जिन्होंने उनको एक्चुअली में पूरे थ्रू आउट द सीजन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और वो फॉर्मेशन है 4-2-3-1 फॉर्मेशन, जहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो मैं आपको इसी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइकर की, तो वो थे एडिसन कवानी। उसके बाद करेगा 3 सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर की, तो वो थे मार्कस रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, मेसन ग्रीनवुड। अगर बात करें 2 CDMs की तो वो थे पॉल पोग्बा और स्कॉट मैकटोमिने। अगर बात करें बैकलाइन की तो वो थे लुक शॉ, लिंडलॉफ, एरिक बाई और एरन वैन बेसागा। और अगर गोलकीपर की बात करें तो वो थे डेविड de Gea। अब अगर यार बात करें हम स्ट्राइकर की तो एडिसन कवानी, ऑब्वियसली अगर हम उनकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो एडिसन कवानी शूट कर सकते हैं। एडिसन कवानी के पास वो गोल पोचर, गोल इंस्टिंक्ट है। और कहते हैं ना कि एक टीम में अगर एक फोकल पॉइंट होता है तो कहीं ना कहीं जो टीम का अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यार मेरे को लगी इस फॉर्मेशन में वो थी यार, ऑब्वियसली अगर हम बात करें जो फाइनल है तो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 ही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जनरल मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉर्मेशन होती है जब वहाँ 2 CDM के साथ ओले गुनार सोल्शायर जाते हैं तो थ्रू आउट द सीजन हम देखते हैं कि मैकटोमिने के साथ अगर कोई पेयर अप करता है तो वो फ्रेड पेयर अप करता है। क्योंकि अगर फ्रेड की बात करें और एक तरफ पॉल पोग्बा की बात करें तो दोनों ही एक तरीके से बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं, लेकिन डिफेंसिव क्रिएटिविटी और डिफेंसिव इंस्ट्रक्शंस और डिफेंसिव कैपेबिलिटी जो वो ड्यूटी होती है ना, कहीं ना कहीं वो फ्रेड ज़्यादा अच्छे से निभा पाते हैं डिफेंसिव फेज में इन कंपैरिजन टू पॉल पोग्बा। लेकिन यार हम देखते हैं कि इस मैच में ओले गुनार सोल्शायर ने फ्रेड की जगह पॉल पोग्बा को जगह दी है। ऑब्वियसली पॉल पोग्बा के पास इतनी फ्रीडम थी कि वो आगे जाके अटैक में प्ले करें। अब यार ये इसको जस्टिफाई कि एक्चुअली में इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को सिर्फ एक CDM की जरूरत थी, इसको मैं जस्टिफाई आने वाले टाइम में करूंगा और इसको मैं प्रूव कर दूंगा कि एक्चुअली में इस मैच में अगर स्ट्रेटेजी की बात कर पाए तो ओले गुनार सोल्शायर की जो स्ट्रेटेजी थी वो काफ़ी ज़्यादा पिन पॉइंट थी और काफ़ी ज़्यादा सटीक थी, इंटरेस्टिंग लगा था। लेकिन बात करें अगर दूसरे इंटरेस्टिंग पॉइंट की तो वो था डेविड de Gea। अब यार जैसे मैंने आपको अपने पिछले जो मैं डेली फुटबॉल न्यूज़ की जो वीडियोज़ डालता हूँ उसमें मैंने आपको 2-3 बार मेंशन करा है आपके साथ कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर है उनमें आपस में एक फ्रेंडली राइवलरी चल रही है।
जो दोनों गोलकीपर हैं वो डेविड दे हैं और डीन हेंडरसन हैं। उन दोनों ने ही अपने अपने क्लब को बता दिया है कि भाई देखो नेक्स्ट सीजन, ये सीजन तो गया लेकिन नेक्स्ट सीजन मैं डेविड दे की बात तो चाहे डीन एंडरसन, दोनों में से कोई भी सेकंड चॉइस गोलकीपर का रोल एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो ओले गुनार सोल्शायर बता दे कि भाई क्लियरली फर्स्ट चॉइस गोलकीपर कौन होगा, या फिर दूसरा वाला जो है वो उसको, या फिर उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर वो ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लब में चला जाएगा। लेकिन ऐसा कोई हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं आया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ऐसी, या फिर ट्रांसफर मार्केट के रिगार्डिंग में कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो इसके बाद जो बुक मेकर्स हैं और जो फुटबॉल रिपोर्ट्स हैं वो कम से कम ये बता रही थी कि ऑब्वियसली यार अगर कोई कोच आपको यूरोपियन फाइनल में कोई किसी गोलकीपर को पिक कर रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी गोलकीपर है और आने वाले सीजन में उस पर ही काउंट होगा। तो ऐसे में डेविड दे और डीन एंडरसन में कंपटीशन लगा हुआ था कि एक्चुअली में स्टार्टिंग 11 में जगह कौन बनाएगा, एंड इट वाज डेविड दे। तो इससे बड़ा हिंट मिलता है कि शायद से नेक्स्ट सीजन डीन एंडरसन और डेविड दे में से डेविड दे वो ऐसे गोलकीपर होंगे जो जिसपे ओले गुनार सोल्शायर काउंट करेंगे। बाकी अगर इस मैच के अगर रिजल्ट का उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इस मैच में अगर उनको स्टार्टिंग 11 की जगह दी गई है, स्टार्टिंग 11 में जगह दी गई है, तो कहीं ना कहीं ओले गुनार सोल्शायर उनको ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अब बात करें अगर डीन एंडरसन के लिए क्या ऑप्शन बचता है, तो या तो वो सेकंड चॉइस गोलकीपर का रोल एक्सेप्ट करें या फिर वो किसी और क्लब में जाके अपना जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं अपनी तीसरे इंटरेस्टिंग अपडेट की। अब यार इंटरेस्टिंग अपडेट मतलब इंटरेस्टिंग तो है बट ये ऑब्वियस था। अब जैसे यार आप देख सकते हैं जो पेयर है, जो सेंटर बैक्स का पेयर है वो है लिंडेलॉफ का और एरिक बेई का। तो जैसे हमें पता है कि हैरी मैग्वायर इस समय इंजर्ड चल रहे हैं, तो उनकी जगह एरिक बेई को स्टार्टिंग 11 में जगह दी गई है। ऑब्वियसली और भी प्लेयर्स थे, चाहे वो ट्वांज़ेबे हो, लेकिन हमें पता है कि एरिक बेई खुद इतने इंजरी प्रोन है और इस सीजन उन्हें काफ़ी ज़्यादा गेम टाइम उन्हें मिला नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता था कि वेरिक जो लिंडेलॉफ हैं और एरिक बेई हैं, लिंडेलॉफ विद अगर मैग्वायर के साथ पेयर अप करते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी एनहांस होती है, लेकिन अगर लिंडेलॉफ बेली के साथ अगर पेयर अप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल होता है ना, जो एक तरफ से होता है कि ये कमांड में, वो लिंडेलॉफ होते हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस। हम देखते हैं कि हैरी मैग्वायर के एब्सेंस में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा जाती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात थी कि अगर हम दोनों टीम्स की अटैकिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो विलारियल की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनकी अटैकिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि मैंने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि यहाँ पे हैरी मैग्वायर नहीं थे। तो ऐसा नहीं होने वाला। थ्रू आउट द मैच हम देख रहे हैं कि जो विलारियल का अटैकिंग है, जो विलारियल की टीम है वो डिफेंसिव मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस को दबा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर विक्टर लिंडेलॉफ या एरिक बेई बार बार टेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भागना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होगा, दे विल सिट बैक और वो सिर्फ एक ही बार का मौका ढूंढेंगे जब ये गलती करेंगे और उसी को कैपिटलाइज करेंगे। दिस इज द अटैकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ विलारियल। और यहीं पर कहीं ना कहीं एरिक बेई और विक्टर लिंडेलॉफ पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया था कि उन्हें गलती नहीं करनी, क्योंकि बार बार टेस्ट नहीं होगा, गलती एक बार करोगे उसी चीज़ को कैपिटलाइज किया जाएगा। बाकी यार ये थी इस दोनों टीम्स की फॉर्मेशन और उसके रिगार्डिंग जो मेरे को एनालाइज मेरे को डिस्कस करना था। अब यार मैच स्टार्ट होता है और मैच का जो पेस था वो थोड़ा स्लो था। स्लो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार एक तरफ से अगर हम दोनों टीम्स के अगर प्लेयर क्वालिटीज की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी अंतर है। तो अगर अंतर इतना है कि उसके हिसाब से जो डिफॉल्ट मोड है इस मैच का वो ये होगा कि विलारियल डिफेंड करेगा और मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक करेगा। और जैसे मैंने आपको फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हुए बताया कि दोनों टीम्स के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहीं विलारियल का जो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है और मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटैक है। लेकिन अगर ऑन द पिच दोनों टीम्स की अगर अटैकिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें या ओवरऑल गेम को लेकर जो उनकी स्ट्रेटेजी उसकी बात करें तो हमें पता है कि यार जनरली अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम प्ले को देखें तो जो उनके फुल बैक्स होते हैं उनके पास ये फ्रीडम होती है कि वो आगे फॉरवर्ड जाएं और डिफेंस में आके हेल्प करें, लेकिन उनके पास ये पूरी फ्रीडम होती है कि वो आगे जाके अटैक कर सकते हैं। लेकिन इस गेम में यार जिन्होंने मैच देखा हो वो समझ सकते हैं कि इस गेम में एक्चुअली में जो लुक शॉ थे और एरन वन-बिसाका थे वो एक्चुअली में एक विंगर की तरह खेल रहे थे। और उसके 3 पॉइंट्स है मेरे पास जो मैं बताऊंगा कि इसको जस्टिफाई करेंगे वो एक्चुअली में विंगर क्यों खेल रहे थे और इसके पीछे क्या रीजन था। सबसे पहला पॉइंट यार ये था कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एडिसन कवानी एक गोल पोचर के तौर पे खेलते हैं। हम एडिसन कवानी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वो शूटिंग हो सकता है, वो किलर इंस्टिंक्ट हो सकता है, वो हो सकता है कि सही जगह पे सही टाइम पे वो वाले एक टाइप के स्ट्राइकर होते हैं, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाले टाइप के स्ट्राइकर होते हैं कि लाइक ही विल बी इन द बॉक्स। तो यार जब आपके पास एक ऐसे टाइप का स्ट्राइकर होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैंने आपको गिरा दिए, क्या चीज़ नहीं है, पेस नहीं है। लाइक वो गेटिंग बिहाइंड द लाइन वाला पेस नहीं हो सकता। ही इज़ नॉट अमंग द फास्टेस्ट एंड पेसियस्ट स्ट्राइकर। तो वो एक चीज़ है और इस चीज़ को कैपिटलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं
एडिसन कवानी के साथ एक जो गेम प्ले है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब आपके पास एक एडिसन कवानी जैसा स्ट्राइकर होता है जो आपको पता है एक फोकल पॉइंट है, आपको पता है कि गेम का कुछ भी हिसाब चल रहा हो, लेकिन हमारे पास एक ऐसा स्ट्राइकर है जो बॉक्स में है, हम हेडर भी मार सकता है, वो शूट भी कर सकता है, वो बुली भी कर सकता है डिफेंडर्स को। ऐसे में जो लुक शॉ होते हैं और एरन वन बिसाका होते हैं उनको एक्स्ट्रा फ्रीडम दी जाती है कि भाई तुम जाओ और बॉल डालो। क्योंकि अगर हम विलारियल के डिफेंस को देखें तो विलारियल अगर ऑन पेपर तो 4-4-2 फॉर्मेशन में, लेकिन एट टाइम्स वो 5 एट द बैक हो जाती थी और कभी कुछ ज़्यादा ही प्रेशर होता तो 6 एट द बैक पे भी विलारियल ड्रॉप बैक करती थी। तो ऐसे में जो बेस्ट तरीका होता है ऑपोजिशन के बॉक्स में बॉल डालने का वो यही होता है कि आप बॉक्स में क्रॉस डालो। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो विलारियल का जो डिफेंस था वो इतना ज़्यादा ब्रॉड था और इतने सारे नंबर्स, एक्चुअली में मेरे ख्याल से शुरुआत में ही जो विलारियल का डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन था वो इतना ज़्यादा टाइट था कि वो एक्चुअली में पार्क द बस कर रहे थे। तो ऐसे में ना गेट इन बिहाइंड का जो पॉइंट है वो नहीं आ सकता, जो आपकी क्रिएटिविटी थी वो आप दिखा नहीं सकते, बिकॉज जो डिफेंस लाइन है वो इतने सारे नंबर्स में डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एकमात्र ऑप्शन रहता है वो यही रहता है कि लुक शॉ और एरन बिसाका क्रॉस डालें। और हमें पता है कि एडिसन कवानी हेडर्स में अच्छे हैं, मेसन ग्रीनवुड भी अच्छे हैं और उसके बाद पोग्बा भी काफ़ी हाइट में अच्छे हैं। तो ये सब ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं कि आपको क्रॉस में डालने में, हेडर डालने में, या फिर इन जनरल जो बॉल है वो अपोजिशन के बॉक्स में डालने में हेल्प करता है। विच ब्रिंग्स में जो थर्ड पॉइंट, और जब मैंने यार आपको बताया था कि फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हुए कि क्यों इस मैच में एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड को सिर्फ एक ही सीडीएम की जरूरत है और पोग्बा को इतनी ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटी दी ही नहीं गई है, वो इसलिए कि यार क्योंकि देखो जब यार आप कॉर्नर क्रॉस डाल रहे हो और सामने वाले जो अपोजिशन टीम है वो 5 एट द बैक, कभी कभी 6 एट द बैक के साथ, अगर वो फॉरवर्ड 6 एट द बैक के साथ वो अगर डिफेंड कर रही है। और हम देख रहे हैं कि अगर हम विलारियल की टीम की बात करें तो मेरे हिसाब से जो उनके राइट विंगर है पीनो और जो उनके लेफ्ट बैक है पेड्रासा, उसके अलावा इस पूरे गेम में मैंने ऐसा कोई प्लेयर नहीं देखा जिसपे एक्चुअल में पेस हो। और ये भी मतलब, और ऑब्वियसली अगर उनकी पेस की बात कर रहा हूँ मैं, पीनो की बात कर रहा हूँ या फिर पेड्रासा की बात कर रहा हूँ, तो उनकी पेस है लेकिन इतनी नहीं है कि वो लुक शॉ को आउटरन कर देंगे या वो एरन वन बिसाका को आउटरन कर देंगे। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से वो लिंडलॉफ और एरिक बेई में से भी किसी का आउटरन नहीं कर सकते। तो जब आपकी अपोजिशन टीम 6 एट द बैक, 5 एट द बैक इतना डीप डिफेंड कर रही है, तो मेरे हिसाब से काउंटर अटैक का तो मतलब नहीं बनता। और हमने यार देखा है, आप में से जितने लोगों ने मैच देखा है वो इस चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ऐसा बहुत बार होता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत नंबर्स में अटैक करती थी लेकिन वहाँ पोजीशन छोड़ देती थी। उसके बाद क्या होता था, विलारियल काउंटर अटैक नहीं करती थी क्योंकि होते ही नहीं थे प्लेयर आगे। आप दोगे किसको, सारे प्लेयर तो डिपेंड कर रहे होते, और ऊपर से अगर कोई प्लेयर होता तो उस पर पेस नहीं है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस को जो डेडलॉक है उसको तोड़ सके और ऑन द ब्रेक उसको गोल स्कोर कर सके। तो ऐसा नहीं होता था। वो क्या करते थे, वो विलारियल बॉल रखती थी अपने पास और मोमेंटम तोड़ देती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो ये उनका तरीका होता था। तो इसीलिए मैकटोमिने को सिर्फ एक सीडीएम काफ़ी था, मोर देन इनफ था। और हम देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो ओले गुनार सोल्शायर की जो स्ट्रेटेजी थी वो कहीं ना कहीं स्पॉट ऑन थी। बात करते हैं यार इस मैच के पहले गोल की या इस मैच के पहले हाईलाइट की। तो इस मैच में अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अनएक्सपेक्टेडली 27वें मिनट में विलारियल ने पहला गोल स्कोर कर दिया और इसी के साथ जो स्कोर लाइन होती है वो होती है विलारियल 1 और मैनचेस्टर यूनाइटेड 0। अब यार ये गोल कुछ खास मतलब इतना नहीं था। अगर आप गोल को एक्चुअली में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये विलारियल की स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है और कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की केयरलेसनेस को दिखा रहा है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम गोल को देखें तो गोल एक्चुअली में फ्री किक से मारा था, जहाँ पे जिसने फ्री किक ली थी वो परेहो ने ली थी और जो गोल मारा है वो जेरार्ड मोरेनो ने गोल मारा है। गोल ऐसा होता है कि बॉल फ्री किक होती है, बॉल पेनल्टी बॉक्स में जाती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डिफेंस होता है वो ऑफसाइड ट्रैप लगाने के चक्कर में रहता है, लेकिन इवेंचुअली जेरार्ड मोरेनो डिफेंस लाइन से आगे चले जाते हैं और बॉल को गोल में डाल देते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि विलारियल का जो स्ट्रेटेजी थी उसको जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर आपकी टीम काउंटर अटैक नहीं कर सकती, आपकी टीम गेम को कंट्रोल नहीं कर सकती, आपकी टीम को पोजीशन नहीं मिल रहा, आप प्रेशर में हो, आपके पास पेसी स्ट्राइकर्स नहीं है, आपके पास आपका जो अटैकिंग स्टाइल है वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं गोल कैसे होगा? गोल या तो कॉर्नर से हो सकता है या फिर इवेंचुअली पेनल्टी दे दे मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको पेनल्टी अवॉर्ड कर दे, या फिर फ्री किक से होता है। अब यार जब ये इतना ऑब्वियस है तब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस ने ऐसे गोल कंसीड करा है, ये काफ़ी ज़्यादा केयरलेसनेस दिखाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस को। और इस मोमेंट पे मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड का हर एक फॉलोअर हैरी मैगवायर को मिस कर रहा होगा, बिकॉज आई एम श्योर अगर हैरी मैगवायर होते तो ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि इनएविटेबल है या फिर बिल्कुल ही गोल के जो चांसेस थे वो जीरो थे, बट
80 to 70 60 70 80% तक कहीं ना कहीं जो गोल था वो अवॉइडेबल हो सकता था। लेकिन इवेंचुअली जैसा मैंने बताया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड केयरलेसनेस की वजह से या फिर जो उनकी स्ट्रेटेजी काम कर गई, जो स्कोर लाइन है वो 1-0 के साथ विलारियल के पक्ष में जाती है। और इसी के साथ यार पहली मतलब वो तो गोल स्कोर करने से पहले विलारियल बिल्कुल डीप डिफेंड कर रही थी, वो डीप काफ़ी ज़्यादा रिजिड थी, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थी अपने डिफेंस में। और अब तो जब उन्होंने गोल स्कोर कर दिया है और वो अहेड है तो उनके पास वो लाइसेंस आ गया कि वो अब अच्छे से इसको डिफेंड करें और अपनी लीड को रखें, क्योंकि उसके हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा था कि उनका कोई दूसरा गोल स्कोर करने का प्लान है। इवेंचुअली जैसा मैंने आपको फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हुए बताया कि अगर एरिक बेई या फिर डिफेंस कुछ ना कुछ उबड़ खाबड़ कर देता है और गिफ्ट कर देता है तो अलग बात है, पर अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि विलारियल अब यहाँ से पुश करेगी सेकंड गोल के लिए। बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, गोल कंसीड होता है, ऐसा नहीं होता कि एक अर्जेंसी दिख रही है उन प्लेयर्स पे कि भाई वो भाग रहे हैं नंबर्स में या फिर प्रेशराइज कर रहे हैं, बिल्कुल सेम जैसा होता है जैसा गोल स्कोर करने से पहले उनके हाथ में चाबी थी पूरे गेम की, जो टेम्पो था वो उनके हिसाब से था, वही ट्राई होता है। कहीं ना कहीं पोजीशन अपने पास रखते हैं और जो सबसे पहले उन्होंने काम किया ना गोल कंसीड करने का, वो था कि विलारियल का मोमेंटम तोड़ दिया। बिकॉज व्हेन यू स्कोर अ गोल और वो भी फाइनल में जब आप लीड ले लो तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम होता है तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है, कहीं ऐसा ना हो कि इक्वलाइज करने की जगह मैनचेस्टर यूनाइटेड दूसरा ही गोल खा ले। बट इसी चक्कर में, इसी गेम को कंट्रोल करने के चक्कर में, मोमेंटम जोड़ने के चक्कर में पहला हाफ खत्म होता है और पहले हाफ में विलारियल लीड करती है डिजर्विंगली, नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, मैनचेस्टर यूनाइटेड डिजर्व करती है हर एक क्रेडिट से। बट अगेन बिकॉज चाहे आपके पास आप पोजीशन रखो 90%, आप 10 शॉट मार दो, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपके गेम प्ले को, आपके स्टैट्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करी तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब मैं बता रहा हूँ कि विलारियल ने जो गोल स्कोर किया है वो एक्चुअली उनके स्ट्रैटेजी को ही कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, यही एक तरीका था, यही एक्चुअली में इस पर ही वो डिपेंड कर रहे थे। और हम देख भी रहे थे कॉर्नर में, हम देख रहे थे वैसे वो अटैकिंग में बिल्कुल भी प्लेयर नहीं भेज रहे थे, लेकिन अगर उनको कॉर्नर मिल रहा है, उनको फ्री किक मिल रही है तो विलारियल के काफ़ी सारे प्लेयर्स अटैक कर रहे थे। लेकिन बाकी बात करें अगर सेकेंड हाफ की स्ट्रैटेजी की, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि बिना गोल, जब गोल उन्होंने नहीं मारा था तभी वो इतना अच्छा खासा डिफेंड कर रहे थे, अब तो उन्होंने गोल स्कोर कर दिया था तो उनके पास लाइसेंस आ गया। बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो ओले गुनार सोल्शायर ने काफ़ी अच्छी खासी बात करी होगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतना है कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस, मार्कस रैशफोर्ड, पॉल पोग्बा, एडिसन कवानी, मेसन ग्रीनवुड, इनमें से कोई भी चल गया ना, तो चाहे कितना ही डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो विलारियल का, वो इनको कंटेन नहीं कर सकते। और जिस हिसाब से, जिस नंबर में मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक करी थी ना कहीं इट वाज जस्ट लाइक कि गोल आ सकता है। बट मार्कस रैशफोर्ड मतलब काफ़ी बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी। ब्रूनो फर्नांडिस अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। मेसन ग्रीनवुड आज नहीं चले बिल्कुल ही। पॉल पोग्बा पूरी फ्रीडम दे रखी थी बट वो एक क्रिएटिव अटैक नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। और एडिसन कवानी, देखो एडिसन कवानी की बात करें तो एडिसन कवानी को कोई ऐसा रोल दे भी नहीं रखा था, वो एक गोल पोचर है, वो बॉक्स में रहेंगे, वो पल में, वो तो मोमेंट की बात है, बस वो एक मोमेंट आएगा वो उसमें गोल स्कोर करेंगे, खत्म। उनका काम बस इतना है, उनका काम नहीं है गेम प्ले बनाना, उनका काम नहीं है क्रिएटिव बनाना। जो क्रिएटिव है कहीं ना कहीं मार्कस रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस और मेसन ग्रीनवुड, तीनों ही सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बिलो एवरेज में थे मेरे हिसाब से। जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं फुल बैक्स की है और कहीं ना कहीं लिंडलॉफ की है, उनकी पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। और मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच है इसका, वो है स्कॉट मैकटोमिने। हम आगे भी देखे थे स्कॉट मैकटोमिने की परफॉर्मेंस बेस्ट थी बाय फार, लेकिन इस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम टॉक रही होगी। बात करते हैं सेकंड हाफ की। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, सेम स्ट्रेटेजी दोनों की थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अब कहीं ना कहीं वो अर्जेंसी दिखती है, कहीं ना कहीं अब वो स्ट्रेस दिखता है, वो मोमेंटम और वो कहते हैं ना जल्दीबाजी, वो दिखती है और वो अर्जेंसी दिखती है कि भाई अब तो गोल चाहिए ही चाहिए। और हम देखते हैं कि विलारियल थोड़ा कंटेन करने में अब दिक्कत है, 5 एट द बैक कर रही है तब भी नहीं हो पा रहा। बात करते हैं इस मैच के दूसरे गोल की और दूसरा हाईलाइट की, और ये गोल आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से और इसी के साथ जो स्कोर लाइन होती है वो होती है विलारियल 1 और मैनचेस्टर यूनाइटेड 1। अब मैं गोल को अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो गोल वैसा ही था जैसे विलारियल ने मारा था, क्लीन गोल नहीं था। इट वॉज कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉर्नर लेती है, कॉर्नर बॉक्स में आता है, बॉल पेनल्टी बॉक्स से बाहर जाती है, जहाँ से स्कॉट मैकटोमिने एक स्ट्राइक मारते हैं, स्ट्राइक मारते पेनल्टी बॉक्स से बाहर से, विलारियल के डिफेंडर के पैरों में फंस जाती है और इवेंचुअली क्योंकि स्ट्राइक मार रहे थे तो जो गोलकीपर होता है वो तो सीन से बाहर ही चला जाता है, पता नहीं कहाँ सेव मारता है वो। और जस्ट एट दिस मोमेंट एडिसन कवानी ने वो किया जिसके लिए उनको मैच में लाया गया था। ही वॉज लाइक सही टाइम पे सही जगह पे, उन्होंने वो खाली नेट गोल स्कोर किया। अब यार मतलब उन्होंने गोल स्कोर किया उसकी तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, खाली नेट में उन्होंने मारा है। लेकिन यहाँ पर
आई कैन अश्योर यू, अगर यहाँ पे एडिसन कवानी के अलावा कोई और यंग स्ट्राइकर होता या फिर प्रीमियर लीग में से 80% ऑफ द स्ट्राइकर, मोर देन 90% ऑफ द स्ट्राइकर, उन्होंने ये गोल मिस कर दिया होता। कि हमने देखा था यार, गोल स्कोर करने के बाद VAR चेक होता है फॉर पॉसिबल ऑफसाइड, और कहीं ना कहीं आई एम प्रिटी श्योर एडिसन कवानी के अलावा अगर कोई होता ना तो वो पक्का ऑफसाइड होता। उस जिस तरीके से उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने आप को, वो ऑफसाइड थे लेकिन उन्होंने अपने आप को टाइम पे ऑन साइड लाया और उसके बाद उन्होंने वो स्ट्राइक किया, कहीं ना कहीं दिखाता है कि वाई एडिसन कवानी इज हेयर टू स्टे, और एडिसन कवानी को स्टार्टिंग 11 में क्यों जगह दी गई। अगेन एडिसन कवानी कहीं ना कहीं यार मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए वो इब्राहिमोविच वाली 2016-17 वाला जो सीजन था इब्राहिमोविच के साथ, कहीं ना कहीं उसको रिलीव करवा रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। लेकिन बात करते हैं दोनों टीम्स की उसके बाद की स्ट्रेटेजी की, तो अब गोल इक्वलाइज कर दिया था, और इस समय ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनाई एमरी बिल्कुल क्लूलेस होंगे, क्योंकि गोल स्कोर करने का तो पहले भी कोई चांस था ही नहीं। देखो ऐसा है कि बस गोल स्कोर कर दिया था, अब वही अगेन फिर से सेट पीस पे डिपेंड करेंगे, कॉर्नर पे डिपेंड करेंगे। लेकिन इस गोल स्कोर करने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्ट्रेटेजी और जो टैक्टिक्स थी ना, वो बाय फार इतनी ज़्यादा फार थी, मतलब मैं सीरियसली सरप्राइज हो गया कि डिफेंड कैसे कर लिया विलारियल ने, कैसे हो सकता है। 90 मिनट हो चुके हैं और स्कोर लाइन 1-1 है। हाँ यार 90 मिनट हो चुके थे, इसी के साथ फुल टाइम की विसल बजती है और जो स्कोर लाइन होती है वो 1-1 होती है। आई वाज सो शॉक्ड कि विलारियल ने एक्चुअली में इसको डिफेंड कैसे कर लिया। लेकिन अब मेरे ख्याल से 90th मोमेंट पे हो चुका था, वो 90th मोमेंट पे मेरे हिसाब से जो डिफरेंस था ना वो क्रिएट हो चुका था। मैं 90th मिनट पे मैंने इसको पता लगा लिया था कि जो हुकुम का इक्का था वो गिर चुका है। अब चाहे उसको मैं कहूँ कि उनाई एमरी का मास्टर क्लास है, चाहे मैं उसको कहूँ कि ये ओले गुनार सोल्शायर की गलती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अब यार ये मैं आपको एक थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ। कोविड के चक्कर में यूएफए चैंपियंस लीग के जो मैचेस हैं उसमें आप 5 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और अगर मैच फुल टाइम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है यानी कि 90 से 120 मिनट तक जाता है तो आपको एक सब्स्टिट्यूशन और किया था, यानी कि टोटल आप 1 से 90 मिनट के बीच 5 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और 90 से 120 के बीच आप छठा भी कर सकते हैं। हमने देखा 90th मिनट तक और उनाई एमरी ने 5 के 5 सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ऐसा नहीं था कि उनमें से कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो था या लियोनेल मेसी था, बट फ्रेश लेग्स डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर आप एक साथ 11 प्लेयर तो खेलते ही हैं, यानी कि 10 ही मान लो, कि गोलकीपर तो चेंज होता नहीं है, यानी कि आप 5 प्लेयर नहीं लेके आ रहे हो, और कोई भी प्लेयर नया आता है उसको कम से कम 5 या 10 मिनट तो चाहिए होता है सेटल करने के लिए। और ऐसे में जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना, कि जिसने मैच देखा है वो समझ सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो टेम्पो था, वो जो प्रेशर था, वो इतना ज़्यादा था। एक बार एक्चुअली सरप्राइज कि विलारियल ने कैसे कंटेन कर लिया, कैसे मतलब गोल कंसीड नहीं करा। तो ऐसे में रिस्क था कि आप 5 प्लेयर लेके आ रहे हो और उनमें से कोई गलती नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं हुकुम का काम कर गया था। 5 के 5 प्लेयर्स ने विलारियल की जो परफॉर्मेंस थी उसको बहुत ऊपर उठाया है, और हम देखते हैं कि जो 1 मिनट से लेकर 90 मिनट तक जो गेम की चाबी मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथ में थी, वो कहीं ना कहीं 90 से 120 के मिनट पे विलारियल के पास थी। अब इसका एक रीज़न तो ये था कि विलारियल के जो 5 सब्स्टिट्यूशन थे भाई, वो बहुत सक्सेसफुल रहे। 5 के 5 जो प्लेयर्स आए थे फील्ड पे, उन्होंने अपना अपना रोल अच्छी तरह से निभाया, और कहीं ना कहीं जो टीम की परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करा। लेकिन दूसरा रीज़न ये कि यार एक्स्ट्रा टाइम में जाती ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से प्रेस नहीं था, बिल्कुल नहीं था प्रेस। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से वो परफॉर्मेंस दिख रही थी पोजीशन स्टाइल बेस, ऐसा लग रहा था एक तरीके से बार्सिलोना खेल रही है, लाइक बार्सिलोना का पोजीशन स्टाइल बेस गेम ही होता है, और यही विलारियल को चाहिए था, क्योंकि विलारियल तो ऑब्वियसली चाहती है कि हमें कोई प्रेस ना करे। विलारियल का तो गेम स्टाइल ही इन जनरल पोजीशन बेस्ड स्टाइल ही है, और हम देख पा रहे थे कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड बिना प्रेस करे खेल रही थी और विलारियल अपना गेम काफ़ी अच्छा खेल पा रही थी, विलारियल फ्रंट फुट पे थी, विलारियल काफ़ी अच्छे खासे अटैकिंग क्रिएट कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मतलब शूट पे शूट मार रही है, वो नहीं था, बट अटैकिंग थर्ड में जा पा रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं ना कहीं वो रिदम टूट चुका, वो लिंक टूट चुका। और क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं ओले गुनार सोल्शायर की गलती है। देखो फाइनल है, ऑब्वियसली आपने अपने स्टार्टिंग 11 के स्ट्रॉन्गेस्ट 11 सेलेक्ट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने 90 मिनट तक हर चीज़ ट्राई कर ली। आपकी टीम के पास वो मोमेंटम कंट्रोल करने की चाबी है, आपकी टीम के पास वो प्रेशर है, आपकी टीम के पास वो अटैकिंग स्टाइल है, वो आपकी टीम के पास आपकी टीम की स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही आपकी अटैकिंग है, आपके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस ब्रूनो फर्नांडिस हैं, पॉल पोग्बा है, लेकिन काम नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली आपको कुछ ट्विक करना पड़ेगा, कुछ सरप्राइज एलिमेंट लाना पड़ेगा, बट नहीं आया। हम देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस पूरे गेम का पहला सब्स्टिट्यूशन आता है 100 मिनट पे, और वो होता है मेसन ग्रीनवुड जाते हैं बाहर और उनकी जगह आते हैं फ्रेड। और इससे साफ पता चल जाता है कि जो स्ट्रेटेजिक चेंज जो है वो एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक चेंज है, यानी कि ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे मेरे को लग रहा था कि ठीक है डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक चेंजेस में कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्स्टिट्यूशन बहुत पहले ही आ जाने चाहिए थे,
क्योंकि यार टायर्डनेस सिर्फ विलारियल के प्लेयर्स पे नहीं थी, टायर्डनेस हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स में भी दिख रही थी, जहाँ पॉल पोग्बा भी टायर्ड लग रहे थे और मार्कस रैशफोर्ड भी टायर्ड लग रहे थे। और अपार्ट फ्रॉम टायर्ड, ये दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही थी मेरी तरफ से। उसके बाद देखते हैं 115वें मिनट के आसपास मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने बाकी सारे सब्स्टिट्यूशन करती है, जहाँ पे एलेक्स टेज आते हैं, जहाँ पे जुआन माता आते हैं, डैनियल जेम्स आते हैं। और ये सब इसलिए आते हैं, ऐसा नहीं है गेम को सुधारने के लिए, ये सब इसलिए आती है कि ओले गुनार सोल्शायर को पता चल चुका होता है कि भाई देखो मैच जा रहा है पेनल्टी में और हमें चाहिए पेनल्टी टेकर्स। तो यही कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, अब मैं इसको उनाई एमरी का मास्टर क्लास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार देखो मेरे हिसाब से वो पेनल्टी पे ही ले जाना चाह रहे थे, बिकॉज दे न्यू कि दे डोंट हैव अ चांस। उनके पास ऐसे प्लेयर्स है ही नहीं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस को तोड़ सकते हैं, नहीं था, ऐसा लग भी नहीं रहा था। बट कहीं अगर एक आधा चांस होता गिफ्ट विफ्ट कर देते तो अलग बात है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं लग रहा था। पूरे गेम को देख के, स्टैट्स को देख के भी ऐसा नहीं लग रहा था। तो ऐसे में उनके लिए तो वो जो चाह रहे हैं उनको वही मिल रहा है और उन्होंने पेनल्टी पे गेम लेके गए हैं। 120 मिनट होते हैं, इट वॉज विलारियल 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड 1, गेम पेनल्टी पे जाता है। अब यार ऐसा पेनल्टी में तो कुछ खास एनालाइज करने का होता नहीं है, बट दोनों टीम्स की पेनल्टी, दोनों 10 प्लेयर्स जो गोलकीपर को छोड़ के विलारियल के 10 प्लेयर्स होते हैं वो भी अपनी पेनल्टी स्कोर कर सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड होते हैं वो भी अपनी पेनल्टी स्कोर कर देते हैं। अब बारी आती है दोनों टीम्स के गोलकीपर की। पहले विलारियल के गोलकीपर रूली स्ट्राइक लेते हैं और भाई एक बार को मेरे को लगा रोनाल्डो ने स्ट्राइक मारी है, तो वो भाई लगा ही नहीं कि वो गोलकीपर, क्योंकि इवेंचुअली जनरली गोलकीपर की जो पेनल्टीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा भाई ऐसी होती हैं। लेकिन उसके बाद डेविड देहा पेनल्टी लेते हैं और भाई उन्होंने टिपिकल गोलकीपर वाली पेनल्टी ली है, वो बॉल रेंगते जा रही थी और ऑब्वियस था, बहुत ही ऑब्वियस था कि वो रूली सेव कर लेंगे। इसी के साथ रूली उस पेनल्टी को सेव कर लेते हैं और इसी के साथ विलारियल अपनी हिस्ट्री का पहला यूरोपियन ट्रॉफी जीत लेते हैं। और कहीं ना कहीं दे डिजर्व्ड इट, मतलब डिजर्व्ड इट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास चाहे स्टैट्स आपके फेवर में ना हो, चाहे आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक करिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे 90 मिनट, पूरे 120 मिनट मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथ में वो गेम की चाबी हो, बट जब बात आती है कि ऐसे यूरोपियन गेम्स में जो हुक्म का इक्का होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि क्या उनाई एमरी का जो हुक्म का इक्का है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे पत्तों काट सकता है, उसने काट दिया है। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस बहुत काम आया जो उन्होंने पिछली टीमों के साथ 3 यूरोपा लीग के ट्रॉफी जीती थी, वो एक्सपीरियंस आज भी काम आया। एंड वेल, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विलारियल एफसी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बुरा लगा यार, ऑब्वियसली उनको इतना बुरा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैकलैश मिलेगा। अब यार इस हार का जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा, ऐसा नहीं होने वाला कि जो ओले गुनार सोल्शायर है उनकी जॉब पे खतरा होने वाला है या फिर उससे एक टाइम पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। और सही बताऊँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा होगा भी ना, लाइक ऐसे अगर रूमर्स भी आएंगे तो वाहियात रूमर्स होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो मैच हारे हैं, बट अगर पूरे कैंपेन को देखें तो काफ़ी अच्छा उनका कैंपेन था, लेकिन क्रिटिसिज्म तो होगा और बैकलैश भी होगा। क्योंकि अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यार अगर गेम से पहले कोई मेरे को कहेगा कि देखो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और विलारियल के मैच ना पेनल्टी पे जाके खत्म होने वाला है, तो विलारियल तो खुश है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन कहीं ना कहीं गुस्सा होगा और होना भी चाहिए। दोनों टीम्स की क्लब वैल्यू देखो, दोनों टीम्स की प्लेयर क्वालिटीज को देखो, ब्रूनो फर्नांडिस है, मार्कस रैशफोर्ड है, मेसन ग्रीनवुड, पॉल पोग्बा। अगर ये एक विलारियल जैसी टीम से, नो ऑफेंस टू विलारियल टीम, लेकिन अगर ये एक मिड टेबल टीम के साथ यूरोपियन कप फाइनल में पेनल्टीज पे जाके हार रही है, तो कहीं ना कहीं देखो मैनेजर पे बैकलैश तो मिलेगा। और मैंने देखो पूरा मैच एनालिसिस करा है, पूरे मैच मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, वो उसी डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो फुल टाइम पे जो उन्होंने उनाई एमरी ने 5 सब्स्टिट्यूशन कर दिए और ओले गुनार सोल्शायर ने एक भी नहीं करा। आई थिंक ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन हिज स्टार्टिंग 11, बट जो हुक्म का इक्का होता है, जो सरप्राइज एलिमेंट होता है, वो तो आपको ऐड करना ही पड़ता है। बाकी यार मेरे हिसाब से मेरे लिए तो यार इस पूरे मैच में इतने ही पॉइंट्स थे। मैंने यार इसको बाकी सारे जो मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ उससे थोड़ा अलग रखा। इस वीडियो मैंने इसको थोड़ा लंबा करा, थोड़ा आपसे आराम से और तसल्ली से बात करी। आई होप आपको ये वाला तरीका वीडियो को पसंद आया हो। अगर आपका इस मैच के एनालिसिस कोई ओपिनियन हो, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई ओपिनियन, या फिर मैं कोई इस मैच के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो सी यू गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।